नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह मैं सीमा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने चलती चक्की देखी, हमने सब कुछ पीसते देखा। भगवत रावत जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आज अपने मेहमान, वरिष्ठ साहित्यकार, निदेशक साहित्य अकेडमी, हरियाणा साहित्य अकेडमी पंचकुला, उर्दू साहित्य अकेडमी पंचकुला, इतना ही परिचय नहीं है। सर का परिचय शायद मैं शब्दों में बांध भी ना पाऊँ क्योंकि शब्दों से परे हैं। सर डॉक्टर होम्योपैथी के भी हैं और डॉक्टर साहित्य के भी हैं। एमए पीएचडी पत्रकारिता, संपादन, संपादक और लेखक, कवि, शायर, आलोचक, बहुत सी चीज़ों का समावेश सर अपने लेखन कार्य में करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद त्रिखा जी चंडीगढ़ से। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने एमए पीएचडी पत्रकारिता में की, तो आपने इसे ही क्यों चुना कि आपने एमए पत्रकारिता में ही करनी है, पीएचडी भी? नहीं, इसमें दोनों बातें हैं। एक तो ये होता है कि कई बार लगता है कि कुछ एक प्रोफेशन आपके लिए पैशन भी होते हैं, तो आपको लगाव भी होता है। तो मैं ये भी चाहता था कि जो मैं महसूस करता हूँ उसको अभिव्यक्त कर सकूँ और दूसरों की अभिव्यक्ति को, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो भी दे सकूँ। दूसरों को अभिव्यक्ति का माध्यम देना, ये मीडिया की सबसे बड़ी, जिसे आप मीडिया बोलते हैं, मीडिया की सबसे बड़ी एक उपलब्धि यही होती है कि वो दूसरों को, जो भी हाशिए पर हैं, उन सबको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। चाहे वो विचार हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे कोई भी शख्सियत है। तो मीडिया का यही पर्पस होता है कि जिनके पास ज़ुबान नहीं है या जिनके पास कहने के लिए शब्दों का अभाव है, उनको शब्दों का अभाव उनका पूरा करे, उनको ज़बान दे और उनको अभिव्यक्ति का एक माध्यम प्रदान करे। तो मुझे एक थोड़ा सा लगाव था इस प्रोफेशन से। सर, जैसे कि आपने काफ़ी लंबे समय 1969-62 के आसपास शायद अपनी पत्रकारिता को ज्वाइन किया। पत्रकारिता मेरी 1964 में शुरू हो गई थी हिंदी मिलाप से। वहाँ मैं उप संपादक था जालंधर में। तो उसके साथ ही मेरी नियमित रूप से जो पत्रकारिता थी वो शुरू हो गई। सर, ये आपका जो ये सफ़र है, इसके बारे में कुछ मुझे संतुष्टि भी है इस बात की कि मैं जितना अपनी सीमित मानसिक योग्यता के अनुसार दे पाया वो मैं दे सका। लेकिन कुछ असंतोष भी है कि अभी भी बहुत कुछ है जो करना शेष है, जिसको अभी तक किया जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये दोनों तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। कभी भी आदमी को अपनी उपलब्धियों से एक सेटिस्फेक्शन का जो आभास है वो नहीं लेना चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। जी सर। सर, जैसे कि आपने बदलते देखा है काफ़ी कुछ पत्रकारिता के दौरान, या अखबारों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जैसे आया है। जी जी। तो क्या मीडिया आज उतना सशक्त है जितना पहले था? नहीं, वो बात नहीं है। ये इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि जब बाजार का दखल बीच में शुरू हो जाता है तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे उस पर ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। बाजार का सवाल है। दूसरा ये भी है कि जब मीडिया नए नए रूपों में आएगा तो मीडिया के बदलते हुए स्वरूप के लिए जो उसको वित्तीय संसाधन चाहिए वो कहाँ से आएंगे? हाँ जी सर। उनको लाने के लिए फिर उसे बाजार का सहारा लेना पड़ेगा। बाजार का सहारा लेगा तो समझौते करने पड़ेंगे और इन समझौतों के बीच में प्रयास इस बात का होना चाहिए, जो कई लोग कर भी रहे हैं पत्रकार। ऐसा नहीं है कि मैं सबको गुहारना शुरू कर दूं। कुछ एक पत्रकार ऐसा कर भी रहे हैं कि वो सारी असुविधाओं और सारी जो बैरिकेड्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनके बावजूद वो लोग कर पा रहे हैं जो कुछ अभी मीडिया में होना चाहिए। सूचना प्रामाणिक हो, इस बात का भी प्रयास किया जाता है। सूचना विश्वसनीय हो, इस बात का भी प्रयास, क्रेडिबिलिटी भी उसमें इस बात का प्रयास होता है। और दूसरा, जो हैव नॉट्स हैं, जो वंचित हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास बहुत सारे पत्रकार करते भी हैं, लेकिन सीमाएं हैं। वो पुराने वक्त बदल गए जब शब्द का एक एक महत्व होता था। उन दिनों में, मेरे वक्त में, जब पुराना वक्त था, मेरा जो पुराना दौर था, उसमें ये था कि कई बार अखबार बिकते थे तो सिर्फ इसलिए कि फलां आदमी का संपादकीय आ रहा है। और अगर अखबार की सेल कम होती थी तो उसमें भी ये था कि ये आज संपादकीय नहीं आ रहा, या आज फिक्रतौसवी का आर्टिकल नहीं आ रहा, या आज ये बदलाव आएगा। तो इन चीज़ों को लेकर शब्द का जो महत्व है ज़िंदगी पर, वो काफ़ी ज़्यादा सशक्त हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है।
तो जैसे कि आपने वही हम पुराने दौर की बात करते हैं और अब की, तो उस दौर में एक आज हम एक सच को जो हमें सच दिखाई देता है वो हमें सच नहीं लगता, एक झूठ ही लगता है कि एक झूठ है। तो उस समय और अब में यही फर्क है क्या वाकई कि उस समय एक सच सच नहीं, था? वो सही बात है आपकी। उस वक्त ये एक मिशन था पत्रकारिता, उसके बाद इसने प्रोफेशनल एथिक्स का रूप ले लिया, उसके बाद ये पैशन का रूप भी इसने लिया बीच में। अब ये कमर्शियल प्रेपोजिशन बन गई है, इसमें पूंजी भी है, इसमें उसमें जहाँ पूंजी का निवेश आएगा वहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातों पर समझौते भी होंगे, करने होंगे, क्योंकि उसमें दर्शक को टीआरपी चाहिए। अगर दर्शक टीआरपी के वो मापदंड पूरे नहीं कर पाता तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी चैनल के लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, या रीडरशिप का जो सर्वे है उसकी शर्तों पर कोई प्रिंट मीडिया कोई पूरा नहीं उतर पाता तो भी संकट है। तो इन सारे संकटों का, इनसे जूझना जो है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। बहरहाल चल रहा है, और इन सब बातों के बावजूद दूरदर्शन भी अपनी जगह चल रहा है। तो सबकी अपनी अपनी व्यूअरशिप है, सबकी अपनी अपनी रीडरशिप है। अब प्रामाणिक जो तत्व है जिसे आप सत्य कहते हैं, कहीं ना कहीं तो वो हाशिए पे सरकेगा ही। तो जैसे कि आपने आपका एक संपादकीय पेज भी आ रहा है एक अखबार पे, उसके बारे में सर आप बताइए कि वो संपादकीय आप लिखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं नहीं, वो तो स्वाभाविक है। संपादक को तो सामयिकता, जो कंटेम्प्रेरी या जो टाइमली जो चीज़ें जो मांगती हैं आपकी टिप्पणी, विश्लेषण, वो चुननी पड़ती हैं, और वो आसपास के घटनाक्रम से ही सामने आती है। सर आपने संपादन भी किया है और संपादक भी रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा? नहीं, दोनों ही रूप एक ही होते हैं। संपादन और संपादक वही है जो संपादन करता है, और उसमें आगे संपादन में कैटेगरीज हैं। उप संपादक है, मुख्य उप संपादक है, समाचार संपादक है, सहायक संपादक है, प्रधान संपादक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाती है, लेकिन बेसिकली एडिटिंग इज एडिटिंग, संपादन संपादन ही है। उसमें ये नहीं कर सकते कि आप अपने सत्य जो है वो थोपें, जो आपके सामने है क्रेडिबिलिटी के लिए, विश्वसनीयता के लिए आप उन चीज़ों को परोसें, ये ज़रूरी है। सर आपने इसके साथ लेखन भी अपना कब शुरू किया? लेखन भी साथ साथ शुरू हो जाता है जब आपका शब्द से नाता जुड़ गया पत्रकारिता के संबंध में या उस संदर्भ में, तो ये इससे पहले जुड़ जाता है थोड़ा सा। लेखन का जो मसला है ये 1964 से पहले 1962 के आसपास शुरू हो गया था। पहली किताब आपकी कौन सी? पहली किताब मेरी पाषाण युग के नाम से आई थी। इसको 1968 में इसको हरियाणा सरकार का जो अवार्ड उन दिनों कृतियों पर दिए जाते थे, तो वो पुरस्कार भी मिला था। तो पाषाण युग के नाम से कविता संग्रह था, वो मेरी पहली पुस्तक थी। सर कोई कविता आपको अपनी याद है कोई उस पुस्तक में से? या लोग बहुत 68, अब उस बात को आधी सदी गुजर चुकी। बहरहाल उसमें एक कविता थी छोटी सी 4 पंक्तियों की, वो मैं आपके सामने सुना देता हूँ कि तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बतलाऊं मैं क्या हूँ। कि तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बतलाऊं मैं क्या हूँ। कि जो बरसों से वीरानी है, शायद वो खामोश गुफा हूँ, या जो ऊँटों से रहा अछूता, या फिर वो खामोश गिला हूँ। और दर दर फिरकर सूली मांगूं, जाने मैं कैसा इंसान हूँ। कि दर दर फिरकर सूली मांगूं, जाने मैं कैसा ईसा हूँ। और जो इंसानों से डरता हो, शायद वो कमज़ोर खुदा हूँ। कि तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बतलाऊं मैं क्या हूँ। बहुत सुंदर। तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बतलाऊं मैं क्या बतलाऊं मैं क्या बतलाऊं मैं क्या हूँ। बहुत सुंदर सर, मन कर रहा है कि आपसे कुछ सुने सर, और अपनी कुछ कविताएं जो कुछ ये कविताएं ये हर दौर में मैंने लिखी हैं। इसमें चाहे वो चीनी आक्रमण था, चाहे वियतनाम का युद्ध था, और उसके बाद आतंकवाद का सिलसिला था। तो मैं सब में अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास सहज शब्दों के माध्यम से किया, ताकि वो आगे पहुंच सकें, संप्रेषणीयता हो, कन्वे कर पाऊँ। जैसे आतंकवाद पे छोटी सी परिभाषा, कविता यही होती है कि आप कम शब्दों में ज़्यादा बात कह पाएँ। जी सर। उसमें ये था कि उग आई थी
खौफ की फफूंदी, फफूंदी आप समझते हैं ना, अचार पे जो आ जाती है, जी। उगाई थी खौफ की फफूंदी मक्की की रोटी पर, सरसों के साग पर, भंगड़ा कैसे पड़े, ढोली के सदे हाथ कांप कांप जाते थे। तो एक वक्त जी। संकट का जो है उसको इस तरह से कम शब्दों में बयान कर देना ही करता है। बहुत सुंदर सर। सर कोई अपना कोई शायराना कलाम से। चलिए, एक कविता आतंकवाद के दिनों में काफ़ी ठीक ठाक उसका स्वागत हुआ था जी सर, स्वागत है। कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर, कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर, कि जिंदगी को हादिसे की शक्ल देकर और सांस को संवेदनाओं से अलग कर और नाखूनों को मांसपेशी से छिटक कर, किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा, कि किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा, कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, जिंदगी आतंक का दर्पण नहीं है, कि जिंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है, कि जिंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है, कि जानता हूँ अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा और सियासत की गुलेलें भी तुम्हारे हाथ में हैं, पर याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो, पर याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो, रोशनी, आकाश, पानी और इस काली नदी के इन मुहानों पर बना भूगोल सब कुछ रेत बनकर ढांप लेंगे इस शहर को, जिस शहर में सिर्फ कल की बात है भंगड़े पड़े थे और गिद्धा बोलियां डाली गई थी। कौन सी पहचान तुम आखिर बनाना चाहते हो, कि गोलियों के शोर में तुम किस तरह सिमरन करोगे, चंद दुकानें जलाकर आग की उस रोशनी में कौन सी गीता सुनोगे, कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त अब पर्दा गिराओ, कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त अब पर्दा गिराओ, और हो सके तो वक्त है अब भी घरों को लौट जाओ, और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की, और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की, किस तरह की जंगली तहजीब चेहरों पर उगी है और किस कदर खुद को पराये लग रहे हो, कि अब आज जब हत्याएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली हैं, क्या जब हत्याएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली हैं, हम कहाँ पर बादलों की, तितलियों की, गुलशनों की सुरमई शामों, गुनगनी धूप की बातें करेंगे, कि दोस्त अब पर्दा गिराओ, दोस्त अब पर्दा गिराओ। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। सर कविताएं आपको क्या लिखना ज़्यादा अपने दिल के करीब महसूस होता है? नहीं, वो उसमें मैं महसूस करता हूँ कि जहाँ मुझे सुविधा हो, मेरे मन की बात कही जा सके, यदि वो गद्य है तो प्रोज है तो उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कहानी है तो उसमें मुझे कोई संकट नहीं आता जी। और अगर इतिहास है तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि कोई इतिहास की आत्मा से कोई छेड़छाड़ ना हो, तो ये चीज़ों का मैं प्रयास करता हूँ। कविता है तो उसमें संप्रेषणीयता, वो उर्दू का शेर है ना कि अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे, अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा तो तब है जबकि एक बोले दूसरा समझे। तो बात पहुँचे नहीं तो क्या फ़ायदा उसका, तो इसलिए संप्रेषणीयता को मैं एक शर्त मानता हूँ। सर आपने तो एक लंबा युग से आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो वरिष्ठ साहित्य का इतना काम कर चुके हैं उन लोगों से आपकी यादें, मुलाकातें काफ़ी रही हैं। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ इस मामले में कि मुझे बड़ी जो शख्सियतें बड़ी थी साहित्य के क्षेत्र में बड़ी हैं, उन सबसे आप कह सकते हैं कि उर्दू में साहिर लुधियानवी हुए या बशीर बद्र हुए या बाल कवि बैरागी हुए, या ये लोग सब मित्रों में शुमार होते हैं, दोस्तों में। उनके ऊपर पुस्तकें भी मेरी आई हैं। और हिंदी में मैं समझता हूँ कि मुझे प्रेरक कवि के रूप में निराला जी ने प्रभावित किया, महादेवी, इन सबसे व्यक्तिगत रूप से मेरे संस्मरण हैं। उसमें
निराला जी, महादेवी, पंत जी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर जी से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती रही है। और उसके बाद बाकी दुष्यंत कुमार वगैरह ये सभी लोग अपने इनर सर्कल में भीतरी दायरे में रहे हैं और मुझे सबका प्यार और सबसे स्नेह मिलता रहा है और ये मेरे प्रेरणा पुंज रहे हैं सभी। सर कोई प्रिय, कोई कविता, कोई प्रिय शेर जो आपको बार बार अक्सर याद आता हो किसी का भी? नहीं, मैं समझता हूँ कि वही बात आ जाती है कि कविता इनका ढेर है, इन लोगों ने लिखा ही ऐसा है जो कालजयी है, जिसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। और अब याद करने का एक अंदाज होता है ना कि देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 पंक्तियों में एक उर्दू के शायर ने सारी बात कह दी है कि 2 पंक्तियों में उसने बहुत सारा जीवन दर्शन जो है कर्म का और इसका अपने दायरों का, सीमित दायरों का पूरा दर्शन समझाने का प्रयास किया कि मौत से आप नाहक परेशान हैं, कि मौत से आप नाहक परेशान हैं, आप जिंदा कहाँ हैं जो मर जाएंगे। अब 2 पंक्तियों में आप इसमें गीता भी तलाश कर सकते हैं, इसमें आप बाकी चीज़ें भी तलाश कर सकते हैं। तो सिलसिला कविता का ऐसा है कि इसमें कहने वाले ने बड़े अच्छे ढंग से बात कही है, लेकिन वो कई बार शाश्वत मूल्य बन जाती है, हमेशा के लिए स्थायी मूल्य, वो कालजयी हम उसको बोल लेते हैं। त्रिखा सर, पाकिस्तान में आपका जन्म और फिर विभाजन, आपने क्या क्या देखा? जन्म मेरा पाकिस्तान में हुआ था। वहाँ पाकपटन एक स्थल है जहाँ बाबा फरीद की दरगाह है, दरगाह के नज़दीक ही हमारा मकान था। और उसके बाद हम लोग विभाजन के समय 60 किलोमीटर, आज के 60 किलोमीटर तक के 40-45 मील समझिए, हमें पैदल चलकर लाशों के ढेरों के ऊपर पांव रख रख कर आना पड़ा। वो एक काल्पनिक दृश्य था, जब नृशंस हत्याएं, जब बेरहमी से इंसान अपने जीवन के मूल्य सारे के सारे भूल ही गया था। और मैंने स्वयं, मुझे अब भी याद है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी सगी माँओं को इसलिए नदी में धक्का दे दिया कि यदि ये बूढ़ी माँ उनके हाथ पड़ गई, ये चल नहीं पाएगी, और उनके हाथ गलत तत्वों के हाथ पड़ गई तो पता नहीं क्या करेंगे, और ये चल पाएगी नहीं या वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। और अपनी सगी माँ को भी बड़ी निर्ममता तो ना कहिए, अजीब विक्षिप्तता की स्थिति थी, जिसे आप निर्मम भी कह सकते हैं, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि विवशता या कुछ भी समझने आना, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, इसमें ऐसी चीज़ें हुई। उनके प्रति इतना उनका प्यार भी था कि वो नहीं उसको सेव करना चाहते थे। और कई मैंने वो भी देखे हैं कि जब लोगों ने अपनी बेटियों को स्वयं ही गोलियों से भून दिया, इसलिए कि ये किसी दुश्मन के हाथ में ना पड़े, इनकी लाज आबरू बची रहे। लेकिन ये स्थिति मानवीय नहीं है। इसके बावजूद अमानुषिक घटनाएं भी घटी, जहां लोगों ने देखा कि वो किसी का सोने का अगर वो नहीं निकल पा रहा कड़ा, तो उसको बाजू काट के कड़ा उतार लिया। तो ये बड़ी एक ऐसी बीभत्स विभीषिका थी जिसे मैंने भी देखा और मेरे जैसे लाखों लोगों ने देखा, और सब ने अपनी अपनी पीड़ा अपने अपने ढंग से बयान की। तो वो एक हमारे इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े होते हैं। और ये भी लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए या हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि ऐसी चीज़ें कभी दोबारा ना हो, ऐसे दृश्य कभी सामने ना आए। शायद जैसे कि आपने भी वो दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं, शायद जिन्होंने उस चीज़ को देखा है वो कभी उबर ही नहीं सकते इस चीज़ से। नहीं, हमने वो चीज़ें नहीं देखी, लेकिन हमने सुना है, तो वो सुनना भी हमारे लिए इतना भयानक हो जाता है, भयावह हो जाता है कि आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है कितनी महिलाओं के बलात्कार हुए, आपके पास कोई आंकड़ा हो ही नहीं सकता। कितने लोग मारे गए, इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है। और आज 73 साल के बाद भी उधर से इधर लोग अपने संबंधियों को तलाश कर रहे हैं। किसी को आज बेटा मिल रहा है, किसी को बूढ़ी माँ मिल रही है। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा, हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, जिनको भूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं भी भूलना चाहिए, इसलिए कि दोबारा फिर से ऐसे विभत्स दृश्य हमारे सामने ना हो। सर, आपकी विभाजन पर एक पुस्तक है? मेरी पुस्तक विभाजन पर 9 आ चुकी हैं, 9 पुस्तकें हैं अलग अलग परिवेश में। उसमें एक कहानियों की है और बाकी सारी जो है वो उसके इतिहास पे अलग अलग घटनाओं के, जैसे सेना का विभाजन हुआ, कैसे हुआ, तो ये अलग अलग विषय को लेकर मैंने वो चीज़ें दी हैं।
सर, विभाजन पर जो भी कार्य पहले भी हो चुके हैं या आप भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है? नहीं अभी भी नहीं नहीं बहुत नहीं कुछ- नहीं, अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना शेष है, क्योंकि जब तक, क्योंकि अभी भी मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे जो हैं वो जो विभाजन पर जितने भी काम हुए हैं वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। किसी ने उसमें एक हिंदुओं का पक्ष एक शोषित के रूप में दिखाया, किसी ने मुसलमानों का। बात तो फिर वहीं आ गई ना, जिसको लेकर ये चीज़ें सामने आई थी, तो ये दुखद सारा परिवेश जो हमारे सामने आता है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो ये अभी भी इस बारे में, हालांकि लोगों ने बहुत लिखा है, टूट कर लिखा है और जी कर लिखा है उन लम्हों को, लेकिन अभी भी इस दिशा में काम होना शेष है। जी सर। सर, हरियाणा साहित्य अकेडमी के निदेशक के तौर पर आपको कई अनुभव हुए होंगे और कई चुनौतियों का सामना भी किया होगा, तो आपको ये आपका ये सफ़र कैसा रहा? नहीं, और सफ़र मुझे अच्छा लगा, इसने मुझे संतुष्टि दी है कि मैं यथासंभव अपने जो कलमकार हैं उनकी भी सेवा कर पाया और कुछ उपलब्धियां भी दर्ज कर पाया यथासंभव। उतनी तो नहीं जितनी मुझे चाहिए करनी, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी मैंने बड़ी ईमानदारी से इस बात का प्रयास किया कि जहाँ तक हो सके लिखने वालों को उनका उचित स्थान, उनका सम्मान ये मिले, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सोशल स्टेटस, सामाजिक जो उनका जो दायरा है वो बढ़े और उनको लोग पढ़ें, मनोयोग से पढ़ें। लेकिन ये भी है कि अब अच्छा लिखा भी नहीं जा रहा, ये भी शिकायत होती है कई बार कि अगर अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा तो अच्छा लिखा भी कम जा रहा है, कम जा रहा है। जी सर। सर, उर्दू के प्रचार और प्रसार के जो कार्य सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा या एकेडमी के द्वारा जो किए जाते हैं, क्या वो सही ट्रैक पर हैं, दिशा पर हैं, या अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? नहीं, अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सबसे बड़ा संकट है कि नई पीढ़ी के साथ आप साहित्य को कैसे जोड़ते हैं। तो अब नई पीढ़ी में जब सवाल आएगा कि उसकी नई पीढ़ी की पसंद का भी और उसको प्रेरित करने का, तो उस वक्त आपको साहित्य के मामले में थोड़ी ज़्यादा जागरूकता से काम लेना पड़ेगा। जी सर। जब तक वो नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका जो लेखन है वो सार्थक नहीं होगा, आप अपना संदेश दूर तक पहुंचा नहीं पाएंगे। जी सर। सर, ट्राई सिटी में हिंदी साहित्य का जो काम हो रहा है, नए लेखक भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, ये चलती रहनी चाहिए, ये एक धारा प्रवाह है जो ठीक चल रहा है और इसको आगे और बढ़ना है। अभी बहुत सफ़र तय करना है इसका। ट्राई सिटी का परिवेश बिल्कुल अलग है, ये बहुत सारी सुविधाओं से भी संपन्न है और बहुत कुछ है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनके पास काफ़ी कुछ है। तो ये ज़्यादा लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा बुरा किसी महानगर की जो एक स्वरूप है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल उनके लिए अवसर ज़्यादा हैं अभिव्यक्ति का। मीडिया भी यहाँ पर काफ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी हैं और प्रिंट मीडिया तो है ही है। पब्लिशर्स अभी कम हैं लेकिन फिर भी चल रहा है सिलसिला और ठीक चल रहा है। लिखना और फिर उनको पब्लिश करना नए लेखकों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि है। पब्लिशर्स भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से शोषण भी कई बार बहुत होता है। तो शोषण भी होता है, लेकिन आप जब हम अपने लेखन के बारे में गंभीर नहीं होते, जब तक हमें विश्वास नहीं होता कि हमारा लेखन जो है, हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो कह पाए हैं, तब तक आप फिर कहीं ना कहीं तो स्लिप करेंगे, कुछ ना कुछ खोएंगे। आप सिर्फ एक ग्लैमर के अधीन एक प्रकाशन में चले जाएं वो भी गलत है। लेकिन अगर आप उस प्रकाशन के जो मापदंड हैं उनको पूरा करते हैं, आप उसकी वेटिंग भी करवाते हैं, उसके बारे में राय भी लेते हैं, उसके बारे में गाइडेंस, मार्गदर्शन, सारी चीज़ों को आप लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होता है। सर, एक आलोचना होती है, एक होती है कि बुराई ढूंढना, जैसे कि अब एक सार्थक आलोचना जो है उसका अभाव कहीं ना कहीं नजर आता है। इसका क्या ऐसा नहीं है। सार्थक आलोचना कई बार ये तो कि हम कोई आलोचना सुनना ही नहीं चाहते, ये भी होता है। तो हमें हर किस्म की जो प्रतिक्रिया है उसको सामना करना चाहिए, ऐसा क्या है। और ये चीज़ें ठीक हैं, आपकी बात की। कुछ अब बहुत सारी चीज़ें प्रायोजित भी होती हैं, कई लोग एक कैंपेन अपने पक्ष में चलाते हैं, कोई चीज़ अपने प्रतिद्वंदी के विपक्ष में चलाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रायोजित भी हैं, प्रोजेक्टेड भी हैं, लेकिन अब ये सारे सिलसिले के बीच में अच्छा लेखन अपना स्थान बना लेता है।
जी सर। आज भी हम कुमार बेकल को या स्वदेश दीपक को भूल तो नहीं पाते ना। नहीं सर। तो इसलिए अब अच्छा लेखन तो हमेशा कालजयी रहेगा। सर नए लेखकों को आप अपना कोई नहीं, संदेश बस वो देंगे सर? वही बात, वही मशवरा है कि भाषा से ज़्यादा खिलवाड़ ना करें। प्रयोग धर्मिता उनके लिए है, प्रयोग कर सकते हैं, नए नए प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक हर भाषा का अपना एक सौंदर्य होता है, हर भाषा की एक नफासत और लताफत होती है, और हर भाषा की एक अपनी ऊर्जा होती है। उसको उससे ज़्यादा छेड़छाड़ किए बिना अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर चलते चलते अपना कुछ सुनाएं सर, कुछ। अभी लेखन के बारे में बात चल रही थी तो उसके बारे में भी एक गज़ल थी, उसके कुछ एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसे उम्र गुजारी लिख, कि कैसे उम्र गुजारी लिख, मकसद की बीमारी लिख, और क्यों गोदान न हो पाया धनिया की लाचारी लिख। क्यों गोदान न हो पाया धनिया की लाचारी लिख, और लिख औरों की खातिर लिख, लिख औरों की खातिर लिख, भले राग दरबारी लिख, और खुद को छलते उम्र कटी, कि खुद को छलते उम्र कटी, लिख अपनी अय्यारी लिख। तो ये एक कुछ एक ऐसे पंक्तियां हैं जो अनायास याद हो आती हैं, तो वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। सर आपका अध्यात्म की तरफ काफ़ी रुझान है। एक आपकी किताब थी कि बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। हाँ, उन्हें अध्यात्म, वो भी साहित्य है अपनी किस्म का, दर्शन है, जीवन दर्शन, रहस्यवादी जो लेखक हैं उन्होंने हमें जो दिया है वो हमारी थाती है। अब कबीर हैं तो क्या बात है, बुल्ले शाह अपने स्थान पर हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने अद्भुत प्रयोग किए हैं भाषा के क्षेत्र में भी और संवेदनाओं के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में, और इस तरह से ये रहीम हैं। तो ये शख्सियतें हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा भी करती रही और हमारे लिए जीवन दर्शक भी रही हैं। हमारे लिए उन्होंने जीवन दर्शन एक नया गढ़ा और उसके बाद हमें आगे चलने की प्रेरणा दी, बढ़ जाओ भाई इस रास्ते पे और आगे नए आयाम खोजो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। सर कुछ हमें अपनी किताबों के बारे में ज़रूर बताएं कि जो आपकी किताबें रही हैं वो किन किन विषयों पर। नहीं, मुख्य रूप से विभाजन मेरा मुख्य विषय रहा है, बाकी कविताएं हैं और बाकी कुछ विदेश यात्राएं हैं, संस्मरण, यात्रा संस्मरण जिसे आप कह सकते हैं, जैसे बर्लिन की दीवार के आर पार, और ऐसे कुछ पाकिस्तान के मंदिरों के बारे में हैं, कुछ कटास राज के बारे में, कुछ जो स्थल पुरातत्व के हैं उनके बारे में हैं। तो अलग अलग विषयों को वे 48 दिन, वे 48 घंटे, वो विभाजन के 14-15 अगस्त के जो 48 घंटे थे उनको भी मैंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पिरोने का प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक जो त्रिखा सर का संदेश है कि पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, खामोश मत बैठिए, क्योंकि शब्द बोलते हैं, शब्द चीखते हैं और शब्द पुकारते हैं। धन्यवाद।